Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum, Amna. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear 25-year-old Hassan. Happy birthday to you. May you have many more. Many more. May you have many more. Many more. May you have many more. जी. Happy birthday to you. अगर आप ना गाते तो मैं अकेली आपके लिए गा लेती, लेकिन आप ज्यादा हो जाएगा फिर अभी दोबारा तो नहीं, दोबारा नहीं होता। आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो हसन, और आपका कैसा दिन गुजरा थैंक यू सालगिरह का? Alhamdulillah, thank you. I am so touched जी and I really want to thank all our viewers, जी all the followers on Instagram. इतना प्यार, इतनी बर्थडे विशेस, इतना मतलब कसम से, मतलब ऑनेस्टली मैंने कभी कसम से, अब आप बोलेंगे वो फेक मॉडेस्टी वो वाली चक्कर नहीं है, हाँ। बट मुझे कसम से कभी नहीं लगा था कि मेरी बर्थडे पे इतना कुछ लोग विश करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच, मीन्स अ लॉट. इसलिए भी बिकॉज माय बर्थडे ऑब्वियसली always comes on 24th July, which has always been summer vacation. तो जब मैं स्कूल में होता था तो उस वक्त छुट्टियां होती थी. और जब हम लोग जेलम में रहते थे तो उन छुट्टियों में हम कराची आ जाया करते थे. अच्छा. तो जेलम में मेरी बर्थडे कभी दोस्तों के साथ सेलिब्रेट नहीं होती थी. सारे दोस्त जेलम होते थे, हम लोग कराची आ जाया करते थे. अब्बा कराची रहते थे तब, तो यहाँ पे कोई भी नहीं था होता. घर पे वही केक कटता था हमेशा. और फिर जब हम कराची मूव हुए तो गर्मियों की छुट्टियों में हम जेलम चले जाते थे. तो जब मेरे कराची में दोस्त बने स्कूल, वो तो फिर जेलम तो मैं जेलम, तो वो कभी कराची में मेरी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं. फिर जब मैं लम्स गया तो गर्मियों की छुट्टियों में वापस कराची आ जाया करता था. तो फिर दोस्तों के साथ कभी बर्थडे नहीं बनी. राइट. और जब मैं वॉरिक में था तो आई थिंक उससे एक साल रमजान था. तो कसम से मतलब मुझे ये बहुत, मेरे लिए ये इवन जितने भी साल हो गए हैं, इट्स वेरी यूनिक. लेकिन आपने बड़ी सेलिब्रेट की, 3-4 आपने केक काटे. ईद थी तो ईद की दावत थी. मेरे मामू के घर पे थे हम लोग रात को, तो वहां पे वो सब इकट्ठे हुए थे. तो बट ऑनेस्टली जिन लोगों ने विश किया, आई मीन हंड्रेड्स भी नहीं, मैं वो थाउजेंड्स. हसन, इसीलिए मैंने आपके लिए केक नहीं रखा. चॉकलेट बहुत खूबसूरत एक चॉकलेट ना आपने पार्टी रखी. सुन ले मेरी बात, पहले भी बात सुन ले. मैंने केक नहीं रखा, लेकिन ये ओपन इनविटेशन है. आप जब डिनर ट्रीट ऑब्वियसली मैंने आपको देनी है. रेस्टोरेंट कल से बंद करा दिया आप? नहीं, अब वही ना बात. अब रेस्टोरेंट अब हम डेल्टा वेरिएंट लेके तो नहीं ना करना चाहते. जैसे ही खुलेंगे, आप जब कहेंगे, जहाँ कहेंगे, ठीक है. आपकी ये ट्रीट मेरे पे उधार रही. डन जी. लोग याद कराते रहेंगे. जी बिल्कुल याद कराते रहेंगे, मुझे यकीन है इस चीज. ठीक है. वंस अगेन ऑनेस्टली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, थैंक यू सो मच. आप लोगों के प्यार, आपकी दुआओं, आपकी विशेस का बहुत शुक्रिया. मैंने कोशिश किया हद दर्जा के जिसने विश किया मैं पर्सनली आपका शुक्रिया अदा करूं और रिप्लाई करूं. अगर कोई रह गया तो आई एम सॉरी, बट ऑनेस्टली इट मीन्स अ लॉट. थैंक यू वेरी मच. तो हसन, आज हम ट्रेनिंग कर रहे हैं. हम आज फिर कोइंसिडेंटली मैं कहा टुडे ना हम ट्रैवल कर रहे हैं लाइक माय सेल्फ टुडे. लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है. वो वीडियो आई और मैंने भी स्क्रीन पे तो और ही माशाल्लाह एक. नहीं ठीक है, आई रियली एंजॉयड इट, द हेयर एंड मेकअप, और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया. थैंक यू सो मच. आई डिड नॉट फील लाइक माई सेल्फ एट ऑल. व्हाई? आई डोंट डू हेयर एंड मेकअप, दैट्स व्हाई. तो मैं आज शुक्र मैंने पढ़ा, सफेद रंग की कमीज निकाली और मैंने कहा नेकलेस पहनो और बस. बट द थिंग इज दैट, and this is of course everybody knows this, the hair and makeup look makes you also look older. It makes you but look it didn't mature. make you look. It did. Older. It completely did. It totally did. It makes you look older. And a lot of people actually said that you looked really good with the glasses on as well. But I thought that really that look without the glasses. I really enjoyed it. I mean it was good. मतलब आप ये कहना चाह रही हैं आप हमें इस तरह की ट्रीट साल में एक कोई बारी मिलेगी बस. या मेरे वलीमों पे. आपके और भी इरादे हैं? नहीं, मैंने कहा यार कोई मेरा ये गोबलू का वलीमा हो. अम्मी जी देख रही होंगी वैसे. नहीं अम्मी ने कड़ी नजरें रखी. हाँ, वेरी गुड गुड. अल्लाह मियां की नजर हमेशा कायम रखे आप पे. आज आपने भी ब्लैक ओनिक्स, मेरा वो मैंने पूछा मजर भाई से जो मेरे इस तरह के मामला. जी जी. उन्होंने कहा ब्लैक, इट्स ब्लैक ओनिक्स. मैंने आपको पहली चीज क्या कही थी कि ब्लैक ओनिक्स है. हाँ, इट इज ब्लैक. इट इज ब्लैक ओनिक्स. व्हिच इज, दिस इज नॉट ओनिक्स though. That's not onyx. This is lava stone. Okay. This is lava stone on silver. Okay. So lava stone is obviously more expensive or what? I don't know. It's rare, definitely. So black onyx is supposed to be good or bad? But good. Black onyx is very good. मेरे पास हैं earrings black onyx के. और black, और मुझे ये क्योंकि फिर जब उन्होंने बताया मजर भाई ने
तो मैंने फिर इसको किया, तो रिसर्च किया आपने, तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस भी होती है स्टोन्स की, मैं ऑनिक्स की बात नहीं कर रहा, सब स्टोन्स की अपेरेंटली कोई सिग्निफिकेंस होती है। मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं पता था, तो ये एक इंटरेस्टिंग मुझे बात पता चली। जो लोग बिलीव करते हैं जेमोलॉजी में वो काफी इस पे रखते हैं। अपेरेंटली जो ब्लैक ऑनिक्स है इट रिपेल्स नेगेटिविटी। ओके, हाँ, सो ऑल गुड, सो दैट्स, I don't think lava stone has any such significance. I don't know. If anybody is interested in इसको क्या स्टडी को क्या कहते हैं, आप कह रही थी कुछ? Gemology. जेमोलॉजी। Gemology. तो जेमोलॉजी अगर कोई है जो हमारे व्यूअर्स में जेमोलॉजिस्ट्स हैं, तो आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट। मैंने अभी एक अकीक की अंगूठी बनवाई है, वो जब मैं पहनूंगी तो मैं आपको उसकी बैकग्राउंड बताऊंगी। ठीक है। लेकिन अकीक ऑफ कोर्स इज अ वेरी pious stone, very religious stone. बर्थ स्टोन्स का भी कोई होता है? बर्थ स्टोन्स का भी होता है, कुछ ऐसा होता है, कुछ स्टोन्स आपके स्किन के साथ लगे, जैसे अब्बू ने एक फिरोजा पहना हुआ है बचपन से, वो रंग बदलता है कॉन्स्टेंटली, रंग बदलता है। अच्छा। टूट भी चुका है, लोग कहते हैं अनलकी होता है टूटना फिरोजे का, फिर भी उन्होंने उसको जोड़ के फिर भी पहना, वेल क्रिएट कर लिया उन्होंने, वो भी एक आर्ट पीस बन गया है। ही इज नॉट टेकन इट ऑफ बट इट चेंजेस कलर। So different stones and different interesting, very interesting, so many different, like, you know, there's so little we know. Of course so और मैं कहना कि अगर हम याद रखें तो ये अच्छी बात हो कि there's so little we know, and some people behave like they know everything. No, there's absolutely I agree. nothing that we really know. Absolutely. There's so many, and it's weird that the other day I was at my dentist and he told me something and I was like, यार ये human body ऐसे करती है? He's like, and he said कि actually मैं ये कहता हूँ कि एक डॉक्टर को सबसे अच्छा मुसलमान होना चाहिए, बिकॉज जितनी कॉम्प्लिकेटेड हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन माइंड कभी कभी कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर सकता कि ये कैसे करती है, कैसे काम करती है और क्या है। सो वही बात है कि देयर इज सो मच इन द वर्ल्ड, सो सच वेल्थ ऑफ नॉलेज, और हमें तो उसका एक बूंद कतरा कुछ भी नहीं पता। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए सबको कि हम एज अ हॉबी किसी ना किसी चीज के बारे में रिसर्च करते रहा करें लेजरली तरीके से। बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन अच्छी होती है एंड इट माइट मेक यू स्मार्टर। I mean, yeah, it'll empower you, certainly. Yeah. In some one way or the other. It's good to know about things that usually not everybody is aware of. Absolutely. You know? So it's interesting. Like वो छोटी सी आपने, मुझे तो पता भी नहीं था, तो वो हुआ, फिर मैंने पूछा, फिर मैंने कहा अच्छा इसकी significance, और टक टक टक, and you know. Yeah, you were more sort of aware. Yeah. So it's good. It's good. Absolutely. Anyway, आज हम इकट्ठा हुए हैं ड्रामे रिव्यू करने, और हमारे पास कम ड्रामे है इस दफा, लेकिन कम है लेकिन हैवी हैं, हेवी डोजेस हैं, क्योंकि फांस की मेगा एपिसोड आई, 2 किस्तें, और फांस इख्तिताम पजीर हुआ जी। आई होप कि आपने दोनों किस्तें देखी। दोनों देखी हैं। दोनों देखी हैं, तो देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट फांस। सर्टेनली। देन ऑफ कोर्स फितूर नियरिंग इट्स कंक्लूजन, उसकी भी 2 काफी धमाकेदार मेगा एपिसोड्स ऑफ फितूर, मेगा एपिसोड ही थी। खुदा और मोहब्बत अगेन डबल एपिसोड, 2 किस्तें खुदा और मोहब्बत। फाइनली फरहाद बोला, और इस बार ठीक ठाक बोला, काफी बोला, तो खुशी हुई। हाँ। डंक और नीली जिंदा है नहीं आए। नीली जिंदा इसलिए नहीं आए, ईद का दूसरा दिन था, उसकी जगह कोई मूवी चली थी मेरे ख्याल में, या कुछ टेलीफिल्म टाइप कुछ था, तो नीली डिडंट एयर। डंक ऑल्सो डिडंट एयर बिकॉज डंक की जगह भी कोई टेलीफिल्म चली थी, बट पहली सी मोहब्बत की एक बड़ी सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट किस्त। तो कम तादाद में 5 ड्रामे, लेकिन उनकी किस्तें ज्यादा, और उनके ऊपर बात करने को काफी कुछ है। तो मैं और आमना आपसे इजाजत लेके एक छोटी सी टाइटल ब्रेक की तरफ जाते हैं, जैसे मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है उसका असर नहीं हो रहा है। अब मेरी बर्थडे पे और कुछ नहीं, हमारा चैनल ही सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी हिट कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आए। मैं और आमना आपसे मिलते हैं इस बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। कहाँ से शुरू करना? पहली सी मोहब्बत। मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा, आपने जो एक प्रेडिक्शन दी थी ज़ैनब के बारे में, मुझे लगा था कि शायद दे वोंट किल ऑफ द कैरेक्टर, बट दे ऑब्वियसली डिड जी। आपको कैसा फील हुआ? आई फेल्ट रियली सैड ऑब्वियसली, क्योंकि उस कैरेक्टर ने जितना जुल्म सहा, और उसकी माँ कहती भी है कि मेरी बेटी गमों की मारी हुई चली गई, और वो जितना उस कैरेक्टर ने जुल्म सहा एज अ व्यूअर आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि हुआ क्यों ऐसा, बट एज अ व्यूअर मेरी ख्वाहिश थी, और ख्वाहिश करने पे तो कोई मेरे ख्याल में पैसे नहीं लगते, मेरी ख्वाहिश थी कि ज़ैनब शायद कोई
अच्छा टाइम देख लेती थोड़ा सा, तो एज अ व्यूअर आई वुड हैव फेल्ट अ लिटिल रिलीव्ड। आई थिंक थोड़ा सा हैवी ये हो गया कि पहली सी मोहब्बत इन द लास्ट फ्यू एपिसोड्स बिकेम ऑल अबाउट सिकंदर एंड ज़ैनब। आप रक्षी और असलम की तो बात ही खत्म हो गई। इट वाज ऑल अबाउट सिकंदर एंड अबाउट ज़ैनब, कि वो उसका रिएक्शन, उनकी आपस में एसएमएसेस, उसका कांस्टेंट थ्रेट, कांस्टेंट इमोशनल ब्लैकमेल, वो उसकी शादी हो रही है तो ज़ैनब उसको मैनिपुलेट कर रही है, ऑल ऑफ दैट। क्या ज़रूरी था ज़ैनब को मारना? सवाल तो ये पैदा होता है, वाज इट नेसेसरी? आई थिंक बड़ी ज़्यादती की है उसको मार के। उन्होंने कहानी को इस मोड़ पर ला के रखा है कि आपको लग रहा है कि इसके बगैर होनी नहीं थी रक्षी और असलम की शादी, और सिकंदर ने पीछा छोड़ना नहीं था, मगर आपको यू हैव बीन लेड टू बिलीव दैट, राइट? अदरवाइज आई वुड हैव लाइक टू सी ज़ैनब हैप्पी विद मुराद। अच्छा, अब मेरा इस पे पर्सपेक्टिव ये है कि आई कैन अंडरस्टैंड कि उन्होंने ऐसे क्यों किया है, क्योंकि थोड़ी सी इसमें ट्रेजिडी का एलिमेंट डाल दिया है और उसको ट्रेजिक कर दिया, और शायद अवाम को ज़रा इस तरह की चीज़ ज़्यादा इंटाइज करती है। मुझे नहीं पता क्यों करती है, बट हम ये सुनते आते हैं कि ऑडियंस के साथ ये चीज़ ज़्यादा कनेक्ट करती है। बट मेरी अगेन एज अ व्यूअर एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद, क्योंकि हमने एक पॉइंट पे देखा कि सिकंदर ने ये बात बोल दी थी कि शायद मैं अभी नहीं शादी करूंगा तो कुछ महीनों बाद करूंगा। exactly. तो सिकंदर इतना हार्ट ब्रोकन हो जाता ज़ैनब के इस रवैये से कि ज़ैनब के जीते हुए उसको सजा मिलती। बिल्कुल। अब तो आपने ज़ैनब को मार के सिकंदर को सजा दी है ना, ये ज्यादा बड़ी सजा है वैसे उसके लिए। क्या ये ज्यादा बड़ी सजा आपको लगता है? मुझे लगता है ये ज्यादा बड़ी सजा है सिकंदर के लिए, लेकिन सिकंदर नहीं, एक सेकंड, सॉरी, अल्टीमेटली कसूर क्या था सिकंदर ज़ैनब का? नहीं, सिकंदर का तो कसूर था, वो तो रक्षी की जिंदगी बर्बाद करने वाला था, बिल्कुल करने वाला था। ज़ैनब का तो कोई कसूर नहीं था। तो ज़ैनब का मरना उसके लिए और जो उसके घर वालों के लिए सजा थी, वो क्यों सजा बनी? लेकिन आप ये देखें हसन कि अब हम उस पहलू पे खड़े हुए हैं कि हम रिएक्शंस को जज करते हैं, हम एक्शंस को जज नहीं करते, और जो कोर प्रॉब्लम्स हैं उनको बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम रिएक्शंस को जज कर रहे हैं। सिकंदर ने जो भी किया, रक्षी से शादी करने का जो सोचा या असलम को मारा, दिस वाज इन रिएक्शन टू हिम नॉट गेटिंग व्हाट ही वांटेड, व्हिच शुड हैव बीन हिज राइट टू गेट। कि अगर दो लोगों की पसंद है आपस में तो उनको ये हक है कि वो आपस में शादी कर सकें। बट आमना, आई बेग टू डिसएग्री विद यू। रिएक्शन ही एक इंसान को एस्टैब्लिश करता है एज अ गुड पर्सन और अ बैड पर्सन। इश्क है फॉर एग्जांपल, जो उसने किया शाहजेब ने, दैट्स नॉट राइट, दैट्स रॉन्ग, दैट वाज हिज रिएक्शन। ऑफ कोर्स अगर आप देखें तो उसमें भी उसके साथ गलत हो रहा था। जो इंसान रिएक्ट अच्छे तरीके के साथ करता है, चाहे उसके साथ बुरा हुआ हो, तो वही इंसान एस्टैब्लिश होता है एज अ गुड पर्सन। सारी बात ही रिएक्शन की है कि सारी बात रिएक्शन की नहीं है। नहीं आमना, इंसान के साथ अगर बुराई हो और उस बुराई में वो उसका जवाब बदतर तरीके के साथ दे, तो फिर वो अच्छा इंसान तो ना होगा। ठीक, लेकिन मेरे ख्याल है सिकंदर तो मेरे ख्याल में उसने वो हद पार कर दी थी कि जो जितना बुरा उसके साथ हुआ, उसने उससे ज्यादा बुरा करने की कोशिश। आई एम सिकंदर्स बिगेस्ट क्रिटिक, आई हेटेड व्हाट ही वाज डूइंग। वो एक रिपल्सिव कैरेक्टर बन गया था, लेकिन मेरे ख्याल है कि रिएक्शन से ज्यादा हमें कोर प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए कि ऐसा क्यों है हर ड्रामे में कि एक लड़का लड़की जब एक दूसरे को पसंद करते हैं वो इतना बड़ा इशू बन जाता है। अब देखिए, सिर्फ पहली सी मोहब्बत की बात नहीं है, हर दूसरे ड्रामे में ये थीम चल रही है कि शादी, अब शादी से ऑनर ख़त्म हो रही है, किसी की पसंद है, आपके मज़हब ने आपको पसंद की शादी की इजाज़त दी है, ठीक है ना, एज लॉन्ग एज इन वेरी ब्लंट टर्म्स आपके कोई फिजिकल रिलेशंस नहीं है। मेरा नहीं ख्याल इनमें से कोई भी कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो हु वर स्लीपिंग विद ईच अदर बिफोर दे वर मैरिड, टू बी वेरी ब्लंट, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप सिचुएशन। पसंद थी उनकी, वो क्यों ना उनको हक दिया जाए अपनी पसंद से शादी करने का? हम उस प्रॉब्लम को क्यों ना डिस्कस करें? बट इस बात को आपको नहीं लगता कि उन्होंने इस नजरिए से एड्रेस कर दिया है कि जब आप ऐसा करते हैं कि दो जो प्यार करते हैं, आई मीन दिस प्रेमिस इज ऑल अबाउट दैट, कि जब आप दो प्यार करने वालों को या जो दो एक दूसरे को पसंद करते हैं उनको जब मिलने नहीं देते तो फिर ये सब कुछ होता है, बर्बादी होती है। तो वो मर गई, उसका बेटा भी गया ना, उनका बेटा तो सिकंदर इज गॉन फॉर देम। सिकंदर इज गॉन, वो तो अब आप कोई भी देख लें, इश्क है आप देख लें, उसमें भी पसंद नहीं करने दी, अब हो भी गई तो क्या हुआ, जिंदगी बर्बाद। जहाँ बॉटम लाइन है कि जहाँ पसंद है वहां जिंदगी बर्बाद। बॉटम लाइन है कि पसंद को जब आप खुशी खुशी नहीं करेंगे तो फिर बर्बादी। तो फिर हमारा हक बनता है ना कि हम कोई पसंद खुशी खुशी भी देखने के। बिल्कुल बनता है,
मतलब अगर आप तन्हाइयाँ उठाएं पुरानी, उसमें जो पसंद थी आसिफ रजा मीर और शनाज शेख का जो कैरेक्टर था, मैं नाम भूल जाती हूँ, लेकिन जो उनकी पसंद थी वो जब मिलते हैं इट्स सो रोमांटिक एंड इट्स सो नाइस एंड सो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता ना फिर, कॉन्फ्लिक्ट ड्रामे में आपको कॉन्फ्लिक्ट चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट हर वक्त ऐसा नहीं चाहिए जो कि कोर वैल्यूज आपकी ऑफेंड ही करती जाएं, आपकी कोर वैल्यूज। हाँ नहीं, आई एग्री। सो वी आर जजिंग पीपल ऑन देयर रिएक्शंस, और आप ठीक कह रहे हैं कि रिएक्शन से इंसान का पता चलता है कि वो कितने पानी में है, लेकिन फिर प्रॉब्लम भी देखे ना कितनी बड़ी है। पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है, आई एग्री विद यू कि काश हम अब ऐसी भी कहानी, वही वाली बात है, परसेंटेज की बात है, 98% अगर एक तरह की है तो 2% तो हो कुछ जिसमें हम तो थोड़ा सा रिलीफ हो के खुशी हो, सब मिलके कोई तो रोमांस और हैप्पी मैरिज दिखा दें आप, कोई तो यार दो लोगों की। अब आप देखिए ना, ज़ैनब और सिकंदर एक कपल थे, उसके बाद दूसरा कपल आपका रक्षी और असलम, उनकी भी नहीं आपने होने दी। और ऐसा आपको लग रहा है कि अब होगी या नहीं होगी, क्या लग रहा है? मुझे लगता है नहीं होगी। बट वो वाला जो एलिमेंट था नेबर वाला, वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है? आई डोंट नो, उन नेबर साहब का क्या सिग्निफिकेंस है। वो फोन तो किसी को भी आ सकता था कि नेबरहुड में शादी हुई है तो ढोल ढमक्का बंद करें, वो सही बात। ये क्या है? नेबरहुड में शादी नहीं हुई, आपने फोन कराया फिर फौत से? की हुई है जी। ये आप लेंगे, कुछ लोग की बर्थडे हो जाती है लेकिन वो बड़े नहीं होते हैं, डीट ऐसे हड्डियां होती हैं। हाँ सॉरी, नेबरहुड में वही रखेंगे और को नहीं रखेंगे इसके ऊपर। नेबरहुड में सॉरी शादी नहीं, फौत की हुई है, तो वो फोन तो किसी को भी आ सकता था। तो उन नेबर की क्या वो सीन आपको कैसे कि उन्होंने बारात रुकवाई और ठीक था मेरे ख्याल में? ठीक था, कोई फौत हुआ है, जवान फौत हुई है, मौत हुई है, तो फिर आप सामने के आप ढोल तो बंद कराते ही है ना। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, नहीं वो ठीक था। लेकिन उसके अलावा बाकी सीन जो वो कहता है, अब थोड़ा सा absurd था कि अब सबको पता है कि ज़ैनब हैज डाइड, ठीक है ना, लेकिन जो असलम का दोस्त आया होता है वो कहता है कि मैं वो फोन करता हूँ उसको, तो वो बड़ा खुश होगा कि रक्षी की। नहीं, एक्चुअली द थिंग इज नन ऑफ दीज पीपल नो दैट दैट्स एक्चुअली ज़ैनब। यू सी, ये प्लॉट में ये बात पहले मेंशन हो चुकी है, बिकॉज ज़ैनब जब आती भी है इनके घर पे, यू रिमेंबर, तो वो नरगिस तो डजंट इवन नो कि ज़ैनब है कौन, और फैजुल्लाह और इनमें से और किसी को ये बात नहीं पता कि सामने वाले घर में एक्चुअली ज़ैनब रह रही है। अच्छा, ये और उसने भी कहा कि मुराद साहब की वाइफ का इंतकाल हो गया। हाँ। सो नन ऑफ दीज पीपल एक्चुअली नो, ओनली सिकंदर नोज, ओनली सिकंदर नोज, And बिकॉज Faizullah सिकंदर knows. प्लान्ड, इवन फैजुल्लाह डजंट नो। सिकंदर ने प्लान करके ये घर फैजुल्लाह को इसलिए दिलाया था ताकि जब बारात आए तो ज़ैनब सामने वाले घर से देखे। सो ओनली सिकंदर न्यू कि ये मुराद साहब की। हाँ, नाउ देन इट मेक्स सेंस कि जो दोस्त भी कहता है कि मैं उसको कॉल करता हूँ, उसकी जान में जान आ जाएगी सुन के। हाँ, तो मैंने कहा ओए डमैस, जान में जान कैसे आएगी, उसकी बहन मर गई, बट ही डजंट नो। इवन फैजुल्लाह जो एंड में कहता है उसके पास 24 घंटे हैं उसको आके निकाह करे, इवन ही डजंट नो। ठीक है, फैजुल्लाह डजंट नो। बट नाउ अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने जो देखा और वो वैलिड था अकरम का रिएक्शन कि मैं बहन के जनाजे की तैयारी करूं या भाई के निकाह की। मैं अब ये चाहूंगा, मेरी जैसे आपने पिछली बार अपनी एक रिजर्वेशन का इजहार किया और आपने प्रिडिक्शन का भी एक प्रिडिक्शन भी दी कि शायद नेबर से रक्षी की शादी हो जाए, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं मतलब अब क्या करेंगे आप हसन? मैं नहीं बर्दाश्त नहीं, क्या करेंगे आप बता दें, रिएक्शन क्या होगा आपका? इससे हम आपकी अच्छाई या बुराई के गेज लगाएंगे, क्या बताएं? मैं एक रिएक्ट करते करते फिर मैं शायद आप पे से बाहर हो जाऊं। I look forward to it, क्योंकि ऐसा होगा। नहीं, ऐसा मेरा नहीं ख्याल होगा। ये इतना तो हम डिजर्व करते हैं। देखिए जी, उसकी बहन आई, या तो बड़ा उन्होंने कोई ट्विस्ट और फीलर ऐसा फेंका है कि मिसलीडिंग सा टीजर। उसकी बहन आई, उसने कहा हाय मुझे डर लगता था अपने भाई की शादी कराते हुए, आप लोगों की रिलेशनशिप देख के लगता है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी में हजम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा, मुझे 28 किस्तें आपने वेट कराया असलम और रक्षी के मोहब्बत के चक्कर में, पहली सी मोहब्बत में उनकी, और जब फाइनली अब उनको वो मौका मिला है कि अकरम भी राजी, असलम और अकरम की माँ भी राजी और फैजुल्लाह भी राजी और ज़ैनब आपी का इंतकाल हो गया, ठीक है, बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी है, लेकिन ये जो अब एक विंडो खुल गई है और रक्षी जान, हाँ, मतलब फैजुल्लाह वुड बी लॉजिकल इनफ कि उसको कहे कि यार ये ज़ैनब उसकी बहन फौत हुई है, हाँ वो करेगा निकाह मगर 3 दिन बाद या व्हाटएवर, कुल के बाद हफ्ते बाद निकाह कर लेंगे, ठीक है, इतना क्या प्रॉब्लम है? हाँ, बारात तो चली गई ना, बारात तो वो थी जो चली गई है, तो अगर आप और आपने 24 घंटे का जब टाइम दे दिया तो दैट मींस आपने वो विंडो तो दे दी ना। ये नहीं है कि अभी इसकी मंडप में पता ना चले कि हाँ
ये तो आपने दे दिया, मुहूर्त निकल गया जब आपने 24 घंटे दे दिए, 24 दिन भी दे ही सकते हैं यार आप, इतनी कोई बड़ी मेरी। अच्छा, now in all of this, whether we disagree with Zainab's death or not, which we do, I have to say that Salim Raj performance बहुत अच्छी थी. Also Uzma Hassan's performance was very good. Also Paras Masroor's performance was very good. और इन तीनों की परफॉर्मेंस बहुत बहुत आला थी. इतनी थी कि आप फुली इन्वेस्टेड थे उस सीन में कि ये बचेगी कि नहीं. और आपको लगता है, उसका डायलॉग नहीं मुझे अच्छा लगा, मरते मरते जो कहती है, वो कहता है किसको नहीं छोड़ोगी, तो कहते हैं आपको मुराद को छोड़ नहीं सकती, लेकिन उसको छोड़ के उसका दिल भी तोड़ नहीं सकती. असलम की बात करी थी वो, उसने कहा कि एक तरफ उसने कहा एक तरफ मुराद, एक तरफ असलम. मुराद और असलम का उसने जिक्र किया था, उसने सिकंदर की बात नहीं की. मैंने ये रिवाइंड करके सुना. अच्छा, मुझे लगा सिकंदर की. वो असलम और मुराद की बात करी. फिर तो ठीक है. उसने पूछा भाई हमसे तो पूछो हमें किसकी, हम तो चाहते हैं कि तुम हो हमारे पास. I think she deserved a little bit of happiness. I also think so. I think she deserved, and plus her children deserved their mother to live. वही मैं कह रहा हूँ ना, उसकी मौत ने ये अचीव किया कि सिकंदर ने रक्षी का खतरा छोड़ दिया. हाँ, तो सिकंदर वैसे भी आप दिखा देते कि सिकंदर इस तरह का इंसान है कि वो कहता है कि मैंने जिंदगी में मैं किसी से शादी नहीं करूंगा ज़ैनब के अलावा. तो ये मेरा पूरा एक प्लॉय था या प्लान मैंने एक किया हुआ था कि ज़ैनब मान जाएगी. वो नहीं मानी तो ठीक है, नहीं मानी, लेकिन मैं रक्षी से शादी नहीं करूंगा. हाँ, वो कर देता. तो हम भी, हमारी नजरों में भी थोड़ा सा रिइंस्टेट हो जाता, रिडीम हो जाता कि यार इतना भी बुरा नहीं है कि उसने रक्षी की जिंदगी तो बख्श दी ना यार. एग्जैक्टली. हाँ, मगर ऐसा ये क्यों नहीं हो सकता था? आई डोंट नो. वो ट्रेजेडी लानी थी शायद उन्हें बहुत ज्यादा, तो ज्यादा ही हो गई. जी, अनफॉर्चुनेट. जी. एनीवे, तो अब लेट्स सी. अगले जैसा मैंने कहा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब रक्षी और असलम की शादी हो जाए. और शहरी ने मेरे इंटरव्यू में बताया भी था कि ये टाइम लैप्स आएगा और 4-5 आपको किस्तें मिलेंगी. सो आई एम होपिंग कि वो 4-5 किस्तें खुशी वाली किस्तें. मुझे भी फायजा इफ्तिखार जी ने ये कहा था कि टाइम लैप्स है इसमें. मेरा ख्याल था कि मिडिल ऑफ द ड्रामा में या शुरू में होगा. अभी तक शायद इनकी मोहब्बत पूरी नहीं होगी, अधूरी होगी और फिर होगा. बट अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो वो टाइम लैप्स होगा फिर वो हैप्पी टाइम लैप्स हो. उसमें 3-4 किस्तें हमें ऐसी मिले जिसमें हम थोड़ा सा अब रिलीफ ले सकें, उनकी खुशी देख सकें, और रक्षी और असलम का रोमांस हंसते हुए देख सकें. रक्षी और असलम को खुश देख सकें. रक्षी लग बहुत हसीन रही थी अपनी शादी पे, नो डाउट. एंड या ठीक है, इंटरेस्टिंग. मूविंग ऑन टू जी, 4 ड्रामे रह गए. खुदा और मोहब्बत नहीं, 3 रह गए हैं. फितूर, खुदा और मोहब्बत और 5 ड्रामे नहीं थे? नहीं. आर यू श्योर? 4 ड्रामे थे. 5 होने चाहिए हम ना. वी आर मिसिंग समथिंग. नो, डंक और नीली दोनों नहीं आए. अच्छा, शनाई हम देखते नहीं है. हाँ, और आया भी नहीं मेरे ख्याल है इस हफ्ते. फितूर की बात कर लेते हैं. मैं फितूर की जब ये शुरू हुई तो मैंने कहा यार ये बड़ा जबरदस्त ड्रामा है, इसमें कोई मर नहीं रहा माँ बाप में से. और सुन ली गई आपकी. सडनली एक उन्होंने कहा एक को तो फड़काओ, फिर जो एक रह गया है इनका पेरेंट उसको भी उड़ा दिया जाए. आपको क्या लगता है? अब आप ये बताएं मुझे. अच्छा, पहली बात तो ये है कि it's like, I haven't even written this, but it's like women have such terrible choices in our society कि between Heather, अब आप ये सोच रहे हो कि ना, मैं बिल्कुल कैरेक्टर्स की बात कर रही हूँ कि you know you have to choose between a bigger or a smaller. अब आप ये सोचें कि bigger जो उम्र में ज़्यादा है या वो है जिसकी हरकतें ज़्यादा हैं, you know, but it's both of them are such idiots. I mean, वो अब उनके साथ फंस जाएगी. पहले मैंने सोचा था कि शायद हमजा बेहतर हो गया है, लेकिन यार आप हमजा के डायलॉग देखें, आप कितना ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं औरत को कि वो सिर्फ मेरी हो के रहेगी, मैं उसको हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ. अगेन वो पोजेशन बन गई है. दिलनशीन एक पोजेशन बन गई है उसके लिए, हमजा के लिए, कि मैं करूँगा. नशे में नशा वो किए जा रहा है, पोजेशन उसको वो ट्रीट कर रहा है कि मुझे हासिल करूँगा. और माँ ने उसको कह दिया कि काका सब कुछ तो मेरे नाम है, मैं तुम्हें डिसोन कर दूंगी. मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ फितूर से और इन पर्टिकुलरली जंजबील साहिबा से, क्योंकि उन्होंने दिलनशीन की मौकरी बना के रख दी है. टोटली. सबसे ज्यादा आई थिंक मैं हर रिव्यू में ये कहता आ रहा हूँ कि दिलनशीन के साथ ज्यादती होती आ रही है. और अब दूसरी तरफ ले गए हैं तो वो अदर एक्सट्रीम ऑफ ज्यादती. अब आप उसको दूसरी तरफ ले गए तो आपने उसको इतना कोई नेगेटिव और अजीब सा बना दिया है. मतलब आपने उसको वो कैरेक्टर बना दिया है जो सुबह उठता ही नहीं है.
जिसको कहा है कि 11 बजे तैयार है ना, मियाँ चीजें खड़का रहा है कि वो उठ जाए, वो क्या घोड़े बेच के सोई है भाई दिलनशीन। और वो उठ भी हमजा की कॉल से रही है, पहली थी वो, हाँ पता नहीं चले गए होंगे, हाँ आई लव। एक सेकंड के लिए मुझे लगा, एक सेकंड के लिए, जब वो ऊपर टेरेस पे खड़ी होती है और हैदर और मेमल नीचे खड़े होते हैं और वो कहती है हाँ हाँ तुम भी हमजा, आई लव यू और सब कुछ, तो मुझे लगा शायद ये प्रिटेंड कर रही है या ये एक्टिंग कर रही है और ये हैदर को सिर्फ टॉर्चर करने के लिए, हैदर के साथ प्ले अराउंड करने के लिए कर रही है। दैट वुड एक्चुअली मेक द ओनली सेंस। बट मुझे ऐसा लगा कि इसमें है, इसमें किसमें? ये भी है हकीकत। नहीं, लेकिन फिर वो हमजा को कहती है कि तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे या कुछ, और जब वो तन्हाई में होती है, इट्स नॉट लाइक कि वो, अगर तो ये वाकई में ये है, चले ठीक है, नहीं ये ऐसा ही है, तो वो प्रिटेंड करिए, यानी कि वो हमजा से शादी नहीं करना नहीं चाहती। नहीं करना चाहती है, करना चाहती है, लेकिन वो जो इजहार कर रही है खुलेआम, जो वो कहता है ना कि बेगैरतों की तरह जो इजहार कर रही है, वो इसको टॉर्चर करने के लिए कर रही है, वरना वो शायद डिस्क्रीटली करती। मेरा ये था कि शी प्रोबेबली डजंट मीन इट इनसाइड ऑफ हर। नो नो शी डज। तो फिर वो बात अच्छा, है। अब मुझे जो दिलनशीन की समझ आ रही है वो ये है कि वो डेफिनेटली शी एंटर्ड द मैरिज थिंकिंग कि आई एम गोइंग टू मेक इट वर्क। हैदर उस वक्त बहुत अच्छा था इसके साथ भी, आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आती गई और ये उसकी तरफ माइल हो गई। मेमल हमेशा बैकग्राउंड में एक पत्थर की तरह थी। हमजा जब वापस आया है और उसकी इतनी बेइज्जती हुई है, खास तौर पर जब ये घर जाके इसको कंप्लेन किया है इसकी माँ ने और हैदर ने, वो मेरे ख्याल इट वाज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, कि घर जाके इसके बारे में कंप्लेन किया है कि भाई हमें तो था एक आशिक है, तो आशिकों की तो फहरिस्त निकल आई है और मार पड़ी उसको। फिर उसने कहा कि ठीक है मैं जा रही हूँ हमजा के साथ। अब जो हमजा है उस पर भी इसको यकीन नहीं है कि हमजा रिडीम है और हमजा इससे करेगा निकाह के नहीं कर सकेगा। एक्चुअली ये वही बात है जो अभी आप कह रही थी सिकंदर के लिए, रिएक्शन है बिल्कुल। तो जब आप रिएक्शन को बिल्कुल दूसरी एक्सट्रीम पे ले जाते हैं ना, तो फिर आपने उस कैरेक्टर को क्या छोड़ा है, उस कैरेक्टर का कॉन्शियस क्या रखा आपने उसको कैरेक्टर को जीरो कर दिया, कचरा कर दिया आपने। ये आपने उस औरत को कचरा कर दिया बिल्कुल। हम ये देखें, एक चीज ये राइटर का प्रोगेटिव है, वो स्क्रीन पे क्या दिखा रहे हैं, राइट। दूसरी ये चीज है कि आप इस कैरेक्टर से अचीव क्या कर रहे हैं। आपने एक खातून का पोर्ट्रेयल दिखाया कि एक तरफ वो इतनी मिस्कीन है, नीचे लगी हुई है कि उस हर बंदा, माँ भी उसको थप्पड़ मारी है, भाई भी थप्पड़ मारा है, किया कुछ नहीं, उसने पसंद किया उसने एक लड़के को और उससे शादी करना चाहती है। फिर वो जिधर घर में गई है वहां पे उसका मियाँ एक और मोहब्बत में गिरफ्तार है, सास भी शक करना शुरू कर देती है, मियाँ थप्पड़ भी मार देता है, घर आती है माँ उसको थप्पड़ मारती है, सब कुछ करती है। तो इस कैरेक्टर को आपको रिडीम करना चाहिए ताकि एज अ व्यूअर आपको लगे यार कि इस तरह की जो खातून होती हैं घरों में जो ड्रामे देख रही हैं, वो जब इसको देखें और वो रियलाइज करें यार कि व्हाट इज द वे आउट। द वे आउट इज दैट यू कम आउट एज अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, यू कम आउट एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, यू कम आउट एज अ पर्सन हु हैज गॉट द एजेंसी एंड डिग्निटी, नॉट कि आप उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला के उसको और जलील कर दें। नहीं, एब्सोल्युटली दिलनशीन वो थिंग हैज बिकम अ मॉकरी। अच्छा, अब इसको फिर लोग कहेंगे कि जी आप लोग बॉलीवुड रेफरेंस देते हैं, मगर मैं 2 फिल्मों की रेफरेंस यहाँ देना चाहूंगी। पहली फिल्म थी वो 7 दिन जी, पद्मिनी कोल्हापुरी एंड अनिल कपूर एंड नसीरुद्दीन शाह। उसमें क्या होता है, ये शादी करके ले आता है, लड़की जो होती है उसकी, इसको पता चलता है पसंद किसी और से थी और सुहाग रात पे शी ट्राइज टू किल हरसेल्फ। तो वो कहता है मेरी माँ बीमार है, 7 दिन आप इंतजार कर लें, वो 7 दिन में मेरी माँ मर जाएगी, उसके बाद मैं उस बंदे को ढूंढ के लाऊंगा और आपको मैं उनके हवाले कर दूंगा, बट जस्ट डू दिस फॉर 7 डेज मेरी माँ के लिए। कहीं ये नहीं होता कि हाय औरत का अफेयर था या औरत बदचलन थी या बदकार थी या स्लट शेमिंग उसकी हो, नन ऑफ दैट। एक्नॉलेज वो इंसान करता है कि इसकी पसंद थी, ज़बरदस्ती शादी हुई, एक डिग्निटी के साथ वो ज़िंदगी गुजारती है, 7 दिन सास की भी खिदमत करती है, एंड देन शी डजंट गो बिकॉज द पावर ऑफ द मंगलसूत्र विच वी ऑल्सो सी इन द पावर ऑफ द निकाह। दूसरी फिल्म हम दिल दे चुके सनम, यही सीन था ना, वो जब शादी कर लेता है ठाकुर, उसको पता चलता है कि जी जो ऐश्वर्या है उसकी पसंद कोई और थी, नंदिनी। नो स्लट शेमिंग, नथिंग, ही सो इन लव विद हिज वाइफ, ही सेज आई विल रीयूनाइट यू विद योर लवर। सो यू रिटेन द हीरो इमेज, एक आपको हीरो पब्लिक को मिल रहा है जिसको वो लुक अप करे, उस कैरेक्टर की सैंक्टिटी। ठीक है, ट्रेजेडी होती है, समीर के साथ भी ट्रेजेडी हुई, उधर अनिल कपूर के साथ भी होती है, वो जब लेने जाता है वो नहीं जाती, मगर यू कम अवे विद सच अ गुड फीलिंग कि यार ये रोमांस होता है, ये दिल की पसंद बदल सकती है। जहाँ इतना अच्छा बंदा है, पावर ऑफ द निकाह, पावर ऑफ द मंगलसूत्र वो नहीं छोड़ पाई,
किसी कैरेक्टर को आप रद्दी नहीं कर रहे इस पूरे उसमें, आपने तो यार रोमांस की माँ बहन एक कर दी है। यार हीरो अगर वैसे करते फिर आप कहते छापा मार दिए इन्होंने। नहीं, वो ना बनाते, कुछ और कर लेते यार। सो ये मैं ये नहीं कह रही कॉपी करते हैं, बट मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब आप एक लव स्टोरी दे रहे हैं या जो भी स्टोरी दे रहे हैं, उसमें यार हीरो हीरोइन कोई तो चीजें आप रहने दें यार। किसी किसी रिलेशनशिप की डिग्निटी, किसी कैरेक्टर की डिग्निटी। दिलनशीन को आपका दिल चाहता है चंडे मारो यार। दिलनशीन सुबह उठ क्यों नहीं रही हो दिलनशीन? तुझे क्या है 11 बजे तैयार है ना, घोड़े बेच के सो रही है? ऐसे कौन सोता है? बहुत जाती है। बहुत जाती है। आपने दिलनशीन को बिल्कुल, अब लोग देखने वाला ये कहे हाय हाय हैदर हैदर बेचारा, ही इज नॉट अ बेचारा। आप कहें हाय हमजा, ही इज नॉट अ बेचारा। हाय दिलनशी बेचारी, शी इज नॉट अ नो नो, बेचारी। यू हैव नॉट लेट हर बी अ बेचारी, जबकि शी इज द एक्चुअल बेचारी एंड शी शुड हैव नॉट बीन अ Unfair, बेचारी। unfair, अनफेयर। extremely unfair. And I say this with all due respect and sincerity कि हमारे फीमेल कैरेक्टर्स को इतना ना आप खुंडे लाइन लगाएं, इतना ना उनकी तजलील करें कि हमें नफरत हो जाए औरतों के किरदारों सो से। यू नो, जो सोसाइटी में हम देख रहे हैं crimes against women, they are being perpetuated by these kind of stories. जिस तरह का हमारी सोसाइटी में आजकल हो रहा है, औरतों की तजलील ऑलरेडी हो रही है, औरतों के राइट्स को सप्रेस किया जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है, ऑनर किलिंग्स हो रही हैं, क्या क्या जुल्म औरतों के साथ नहीं हो रहा है, जिस तरह उनके रेप्स हो रहे हैं, उनकी किडनैपिंग्स हो रही हैं, उनको बिहेड किया जा रहा है, उस तरह की सोसाइटी में आप फिर एक ड्रामे में एक औरत को इस तरह से जलील होता हुआ दिखा रहे हैं, इस तरह से उसके कैरेक्टर की, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दैट्स नॉट नाइस। वो कहता है उसको कि किरदार, वो कहती है आप क्या मतलब है आपका किरदार, कि तुम्हारे मुंह से किरदार जैसा लफ्ज अच्छा नहीं लगता। कहती क्यों, मैंने क्या किया है? वो कहते हैं पहले की तो मैं माफी दे सकता था, शादी के बाद जो तुम कर रही हो वो मैं माफ नहीं कर सकता। शादी से पहले भाई मेरी उसकी पसंद थी, उसने कोई, शी वॉज नॉट नहीं, लाइक। लेकिन शादी के बाद क्यों वो कर रही, क्यों आप दिखा रहे हैं कि वो और ऐसा कर रही? शादी से पहले उसकी पसंद थी, और शादी के बाद आप क्यों दिखा रहे हैं उसको कि वो इंडल्ज कर रही है? क्योंकि अब आपने उसकी पहली वाली चीज को भी रद्द कर दिया जो कि जायज थी। जायज थी। आपने उसको इतना बुरा अब दिखा दिया है कि आप जो पहले उसके साथ जाती हुए जा रही थी, आपने सब ओवरशैडो कर दिया, आपने राइट ऑफ कर दिया। और जो वो आप कर रही है वो गलत कर रही है। वो गलत कर रही है। हाँ, आपने उसको कैरेक्टर को ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया कि वो ना 3 में है ना 13 में है। ऑडियंस उसके साथ ये रिलेट करके बोले ही ना यार कि इस बेचारी के साथ जाती हुई है। नहीं, व्हाई वुड यू डू दैट टू अ आप कैरेक्टर? चाहते ही नहीं है कि ऑडियंस जो है वो औरत के साथ रिलेट करे या सिंपैथाइज करे या साइड ले। दिस इज व्हाट आई टेक अवे फ्रॉम दिस। अनलेस मैं कह रहा हूं, अनलेस वो वाकई में हमजा से प्यार नहीं करती एंड दिस इज ऑल सम ग्रैंड प्लान टू गेट बैक एट हैदर। आई हैव नो इंडिकेशन ऑफ थिंकिंग दैट ओके, शी विल नॉट गो विद हमजा। ये मुझे पता है कि ये रहेगी हैदर के साथ ही, लेकिन अभी जो ये कर रही है, इट इज नॉट कि सिर्फ मैं इसको टॉर्चर दूं। उसका इरादा है। जाएगी नहीं ऑफ कोर्स, बिकॉज अब वो माँ का पता चलेगा और हैदर रोना शुरू करेगा, तो उसके अंदर की जो ममता है और उसके अंदर की जो औरत है वो जाग जाएगी। जाती है यार, बहुत जाती है। जाती मुझे है। बहुत अफसोस हुआ। मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझे वो कहता है कि तुम हंसो ना, आई वांट टू सी, तो फिर वो एकदम हंसती है। हाँ हमजा कैसी, ताकि वो उसको बेचारे को नीचे बैठा। अब आप वो देखे ना, मुंह से बेचारा निकलता है हैदर के लिए। हैदर बेचारा तो नहीं है वो, इनमें से कोई भी बेचारा नहीं है। बेचारा नहीं, हम हैं बेचारे। कम बेचारे। बहुत जाती। आई थिंक दैट फितूर हैज टेकन हाँ, और फिर जब आपने हैदर को ये, हाँ ये मैं भूल ही गई, बैठा हुआ जी वो कहती है महमिल के तुम देखो उसकी पसंद जो थी वो छोड़ा नहीं है उसने, उसको तुम खत्म कर दो, लेट हर गो बैक टू हर ट्रू लव। और वो कहता है मैं नहीं खत्म करूंगा, मैं वो आखिरी कील नहीं डालूंगा कॉफिन मुझे ये में। बात समझ में नहीं आई, हैदर उसको क्यों नहीं छोड़ा? नहीं, आपने उसको एग्जोनरेट कर दिया हर चीज से और उसको बड़े पेडेस्टल पे बिठा दिया कि मैं नहीं डिवोर्स दूंगा अपनी बीवी को। हाँ, उसने छोड़ना है तो वो खुद छोड़े। Probably this is what फैसल मैन, जब मैंने उनको इंटरव्यू किया, जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि people will fall in love with हैदर even more। इसीलिए कि वो कह रहा है मैं नहीं करूंगा उसके लिए साथ कोई ज्यादती, मैं उसको तलाक नहीं दूंगा, वो लेना चाहती है तो वो खुद ले ले। और जो वो कह रहा है कि मैं तुम्हें जब तक तलाक नहीं दूंगा तुम जा नहीं सकती, वो भी सही नहीं। खुला नहीं ले सकती, वो ले सकती है नहीं, उसके निकाहनामे में नहीं इजाजत दी हुई खुला ले की। सकती है, लेकिन खुला वो कैसे, वो इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है ना, इतनी एजेंसी नहीं दी हुई आपने उस औरत को कि वो खुद जाके खुला ले ले। लेकिन फिर अब अगले एपिसोड के प्रोमो में उसने बोला कि माँ मर रही है तो तुम साथ दो, उसके बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब हाँ, तो उसने अब तो उसने बोल दिया। अब तो उसने बोल फिर दिया कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ हफ्ते जब माँ नहीं होगी तो फिर हाँ ठीक है। वेरी डिसअपॉइंटेड विद फितूर। या You want to discuss खुदा और मोहब्बत first and then we'll wrap up? जी बिल्कुल बिल्कुल।
फरहाद बोला और काफी बोला, बाबा जी के साथ भी बोला जी, फूलों वाले के साथ भी बोला जी, और कोठे तक पहुंच गया, रोमाना के साथ भी रोमाना बोला, के साथ भी बोला, सिकंदर के साथ भी बोला, सिकंदर के साथ भी बोला, माशाल्लाह ठीक ठाक बोला। बोला भूला लेकिन नहीं बोला है। क्या, उसके ऊपर अब आपका हम तबसरा चाहेंगे। ज़्वित। ऊपर से गुजर गए सब आपके। मैंने एक्चुअली बीच में से गुजारने की कोशिश ही नहीं की, टू बी ऑनेस्ट। आई फेल्ट दैट इट वाज अ लॉट ऑफ jargon that didn't make sense. एंड ओवर ड्रामेटाइज लाइक इश्क है, It मुझे was आपकी totally बड़ी over. याद आई। It was not over dramatized. I will again say no, but it was a lot of jargon that just I didn't feel like processing it through my ears. It was too much happening and too It was complicated. too philosophical. जो हम मुझ को देख के कहते थे ना कि यार ये आदम जैसे एक normal character over philosophize कर रहे हैं. I felt like everything was being over intellectualized and it became very pseudo in the process. मेरे जैसा बेवकूफ, Pseudo intellectualization of love. मेरे जैसा बेवकूफ इंसान तो समझ नहीं पाया। नहीं, मुझे समझ आ रही थी कि वो क्या कोशिश हो रही है, लेकिन वो बीच में से नहीं, it didn't go through the heart. नाम में क्या रखा है, नाम क्या है, नाम हर चीज पे आप वो फिलॉसफी कर रहे हैं। एक डायलॉग है रोमाना का, बाकी सारी चीजें छोड़ दें, और रोमाना जो आपको याद रहा है। मुझे डायलॉग नहीं याद रहा, मुझे वो बात याद रही है। रोमाना कहती है मैं आप के, मुझे पता है ये जगह आपके लायक नहीं है। फीदी को, फरहाद को कहती है, फरहाद के लायक क्यों, मतलब हु इज फरहाद। मेरे जहन में उस वक्त एक जेन्युइन सवाल आया कि फरहाद क्या है, फरहाद कौन है कि ये जगह उसके लायक नहीं है। क्या फरहाद ने स्पिरिचुअलिटी का वो लेवल पा लिया है, वो उस लेवल उसने रीच कर लिया है जहाँ पे उसको, या रिलीजियोसिटी का वो लेवल अचीव कर लिया है जहाँ पे वो अगर किसी कोठे पे चला गया है, नाचने गाने वाली के घर चला गया है, तो वो उसके काबिल तो नहीं उसके काबिल नहीं है। रोमाना को ऐसा लगता है, रोमाना को ऐसा लगता है। जी, रोमाना को ऐसा लगता है कि जो इंसान दुनियावी चीजों को ठुकरा के मज़ार पे बैठ जाए जाके और जोगी हो जाए, वो इंसान जो है एक सुपीरियर जी बीइंग है। और उस रोमाना को ये लगता है कि क्योंकि इसने खुद मोहब्बत में मार खाई है, जी, धोखा हुआ है, इसको बहुत, इसकी अनसक्सेसफुल मोहब्बत है। क्योंकि वो कहता है ना कि मोहब्बत में इंसान भिखारी हो जाता है। मोहब्बत इंसान को भिखारी बना देती है। ये मुझे इसलिए याद है कि मैंने लिखा हुआ है, मोहब्बत में इंसान भिखारी हो जाता है। तो वो उसको लगता है कि क्योंकि हर चीज हार चुका है तो इसलिए इसकी ये कैफियत है। एंड एक ट्रिवियल सवाल पूछूं आपसे, माजरत के साथ, I hope nobody is offended. When Romana comes downstairs, she's got her face covered with a veil. Downstairs from where? From her room upstairs, from her quarters To meet upstairs. Farhad. To meet Farhad in the bazaar where she lives, and everybody knows who she is. फूल वाले के सामने। Yeah, and she's covered her face like. How do you assess that for a character who's a नाचने गाने वाली? And नाचने गाने वाली भी अपने कोठे के बाहर पर्दा करती हैं। करती हैं। अच्छा, मैं आपको इंटरेस्टिंग ट्रिविया बताऊं, क्योंकि इससे ज्यादा ड्रामे से ज्यादा इंटरेस्टिंग मैं आपको ट्रिविया बताती हूँ। सो हम ओवर ईद हॉलीडेज कई रिलेटिव्स वगैरह से मिले, जिसमें से एक मरियम की फैमिली के बड़े हैं, जो कि बिलोंग्स टू चिन्योट एंड बहावलपुर, और उसी बेल्ट में, वहीं पे इनकी ज़मीनें भी हैं, वहीं पे रहते हैं। उनको मैंने पूछा, मैंने कहा ये पोर्ट्रेयल इस तरह किया हुआ है, क्या ऐसे कोठे हैं बहावलपुर में अभी? तो उन्होंने कहा जी हैं। अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा जी। आपने कहा नहीं मुझे एक लड़के को, उन्होंने कहा आप आए तो मैं आपको ले जाऊंगा। उन्होंने कहा बहावलपुर आए, हम आपको ले जाएंगे। लोग जो हैं वो अब अभी भी लोग जाते हैं, ख़ासतौर पर जो जिम्मेदार हैं या जो बहुत अमीर लोग हैं, उनके बच्चे गाना सुनने के लिए, कहते हैं बैक इन द डे 60s और 70s तक तो बहुत कल्चरली रिच समझा जाता था कि गाना सुनने जा रहे हैं, शायरी सीखने जा रहे हैं, तहजीब सीखने जा रहे हैं। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा नौदौलतिये भी आ गए हैं तो वो कल्चर वो नहीं रहा, इट्स नॉट रिफाइंड एनी मोर। लेकिन कोठे हैं जहाँ लोग गाना सुनने जाते हैं और बिल्कुल ये एग्जिस्ट करते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। फिर मैंने उनसे कहा कि पर्दे का क्या सीन है, क्योंकि यहाँ तो बताया हुआ है बीबी ये वो। तो उन्होंने ये बताया कि हमारे घर की औरतें जब घर से निकलती हैं तो अब नहीं, मे बी 80s 90s में जब कहते हैं ना कि बीबियाँ आ रही हैं पर्दा कर लो, तो सड़क पे जो मर्द होते थे ना वो मुंह मोड़ के दीवार की तरफ खड़े हो जाते थे जब तक वो गुजर नहीं जाती थी,
तो ये वाकई चीजें वहां पे एग्जिस्ट करती हैं अभी भी अभी भी 80s 90s की आप बात नहीं नहीं पर्दा अभी भी ऐसे ही होता है अभी कि भी रोड जी पे कहा जाता है तो रोड मुंह लोग मुंह उधर कर लेते हैं नहीं अब नहीं, अब कोई रोड पे चलती नहीं है ना बीवियां, अब बाजारों में नहीं जाती हैं, अब वो लाहौर या कराची जाती हैं जब उन्हें शॉपिंग करनी होती है। सो इट इज चेंज, द कल्चर इज चेंज, बट कोठे अभी भी हैं इस किस्म के। ठीक है जी अंकल को कहिएगा मुझे किसी दिन आप जाना चाहेंगे? मैं हाँ देख मैं आपको अरेंज कर दूंगी और इकट्ठे चलेंगे, बल्कि हाँ रिसर्च अच्छी हो जाएगी। रिसर्च के नहीं, आप लिए मेरे साथ क्यों जाना चाहेंगे, आप अकेले जाएं। मैं ओहो हाँ, रिसर्च के लिए ठीक है रिसर्च के लिए हाँ प्योरली फॉर रिसर्च बिल्कुल। सो ही सेड दैट दे एब्सोल्युटली डू रिसर्च क्योंकि एग्जिस्ट, हमें पता होनी चाहिए ये बातें ही सेड मैं दैट मैट डेमन का कल एक फैलन के वो आया हुआ था आरिस की कोई फिल्म या कुछ उसने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की उसने बोला कि आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट एज एन एक्टर एंड बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब व्हेन आई गो फॉर रिसर्च पीपल लेट मी इनटू देयर लाइव्स या तो अगर मैंने कहीं जाना है मैंने अगर किसी चीज़ को करना है तो लोग मुझे कहते हैं हाँ आओ हम तुम्हें अपने घर का अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाते हैं और तुम्हें बताते हैं कि कैसे होता है एंड यू नो दैट्स एन इंडिकेशन ऑफ अ रियली गुड एक्टर एज वेल कि वो रिसर्च अपनी करते हैं जाके एब्सोल्युटली उन फैमिलीज के साथ रहते हैं जी जिनके जिस तरह के कैरेक्टर को उसने पोर्ट्रे करना होता है या एक सर्टन रीजन के अगर कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना है या एक सर्टन प्रोफेशनल को आपने पोर्ट्रे करना है आप उनके साथ जाके वक्त गुजार के ये सीखें समझें कि वो क्या काम कर रहे हैं जी तो आई थिंक एज critics or as reviewers Certainly, we need to certainly. have that information as well certainly और हमें ये रिसर्च करनी चाहिए जाके जब तो वो चीज़ें- हमने अगर शुरू में इतराज उठाया कि जी ऐसे नहीं होता आजकल में, तो हम तो हम गलत थे, आज़त करते हम हैं गलत थे, ऐसा होता है जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि हरियाणवी जो हम बात कर रहे थे जी उस दिन परिजात की जी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल बट अ लॉट ऑफ पीपल सेड कि हम जानते हैं हम खुद हैं हम हरियाणवी में बात करते हैं घर में पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं तो होती होंगी हमारा पाला नहीं पड़ा एंड वी स्टैंड करेक्टेड बिल्कुल वी स्टैंड करेक्टेड। सो कमिंग बैक टू खुदा और मोहब्बत, ये तो वाज़ेह हो गया है कि अम्मी जी जो है, अम्मा सैन जो है, वो शुक्र है कि वो अच्छी एक डेवलपमेंट थी वो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। आई हैव टू से दैट हिना बयात, अदर देन द एक्सेंट जो कभी कभी फॉल्टर करता है, वो एज अ एरिस्टोक्रेटिक मेट्रियार्क बड़ा अच्छा बैठी हैं अपने मुझे तो कैरेक्टर उनका में। एक्सेंट भी मेरा खैर मुझे सिराइकी आती नहीं है लेकिन वो जो दोनों मेड्स दिखाई हुई हैं उनकी सराइकी मुझे सही वो लगती तो है। गाड़ी है बहुत हाँ मेड्स की तो बहुत गाड़ी है गाड़ी है, हाँ उनकी सही लगती है, अम्मा सैन की नहीं लगती कंसिस्टेंट। लेकिन ये कि उनका जो डिमीनर है ना पूरा हिना बयात का, वो बहुत अच्छा एरिस्टोक्रेटिक, वो बड़ा सही कास्टिंग हुई है as far as the जी। character is concerned इज वेरी it's गुड, very apt इज वेरी एप्ट। सो उनकी शुक्र है आपस में हो गई है, इकरा ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी बहुत है अच्छी परफॉर्मेंस दी गिवन जो उनका कैरेक्टर है जिस तरह से उन्होंने जी। वही पूरी जो बॉडी लैंग्वेज है जिस तरह से उठना बैठना बात करना सब कुछ आई थिंक इट्स वेल डन वो तो बिल्कुल सही बात और है अच्छी रास्ता बन गया है कि सिकंदर की शादी, क्योंकि अब यही हम देखेंगे कि जो वो एक अपने मुलाजिम के साथ कॉन्वर्सेशन करती हैं, शी जी नोज दैट ही स्पेंडिंग नाइट्स एट रुमानास कोठा, जी सो अब वो चाहेंगी कि ये सेटल हो जाए। और वो अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि मुलाजमा ने भी शायद ये बोला है कि जी उसने सजेशन दी है कि आप इन दोनों की शादी करा दें अब देखिए हसन, बात ये है कि अगेन कई कई कहानियां और कई ड्रामे ऐसे होते हैं जो कि मुझे आपको अपील नहीं करते, और ये जो पूरी कहानी है, बिकॉज आप देखें देयर इज अ लॉट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन द साईं बाबा, ऑन द पीर, ऑन द फकीर, यू बिकॉज ऑल्सो नोज कि इसका तजर्बा अरेंज करने में बहुत है अरेंज करें। हाँ एग्जैक्टली, जिसको ये भी पता है कि फरहाद इसका नाम है और ये फरहाद है। नहीं ही सेट के तुम्हें तो बड़ा तुम इसको मजार की कोई बात है तो उसने हाँ कहा कि इंतजाम तुम ही क्यों नहीं देख लेते क्योंकि मुझे तुम याद है ये पार्ट, हाँ हाँ इंतजाम तुम्हें बहुत तो अच्छे इंतजाम ये नहीं कि कैसे उसने शादी बड़े अच्छे तो ये साईं बाबा को ये कैसी पता कैसे है पता सारी है? बातें तो ये वो है कि आई होप इसका हमें जवाब मिले कोई ये शायद कभी नहीं नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, बिकॉज लोग बिलीव करते हैं साईं बाबों में, जो कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं थोड़ा नहीं सा। उन्होंने कोई सीसीटीवी लगाया हुआ था कि उन्हें और फरहाद की जगह किसी और के बारे में भी उनको पता होगी फिर तो लोग कहते हैं एज अ रिसर्चर देन आई एम इंटरेस्टेड टू नो आई वुड आल्सो लाइक टू नो, बट देखिए ये मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये कहानी ही ऐसी है। अब जो अम्मा सैन है वो ना कभी भी माही को कबूल करती, अगर उन्होंने ना कहा होता आके फकीर बाबा ने कि जो खोया है वो घर में ही पाओगी, आंखें खोल के देखो, तो वो न्यूक्लियस फकीर बाबा है न्यूक्लियस स्टोरी के हीरो जो है ना वो फकीर बाबा हैं जी। अब वर्लिंग दरवेश से फकीर बाबा बना वर्लिंग दरवेश इज योर न्यूक्लियस। अब जो लोग, और बाय द वे ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसे फकीरों में यकीन करते हैं, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी, पूरे साउथ एशियन बेल्ट में देयर आर पीपल हु बिलीव इन दीस काइंड ऑफ फकीर बाबास। ये कहानी उनके लिए है। मुझे तो नहीं यकीन आएगा ना फकीर बाबा पे कि उनको कैसे पता है कि इवेंट मैनेजर भी है फरहाद,
या फकीर बाबा को कैसे पता कि माही का मतलब आपके घर में ही है? अच्छा, इन अ वे ये वही बात है कि हमने शायद एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ। श्योर अल्लाह वाले लोग ऐसे होते होंगे, मुझे नहीं पता होते हैं या होते नहीं होते, मैं कभी किसी से नहीं दाता मिला। साहब पे जो लोग जाते हैं वो इसीलिए जाते हैं ना कि उनके पास, उनको तो लगता है कि इन लोगों के पास जो होली मैन है इनके पास कोई सुपीरियर पावर है। ठीक है, मैं कभी नहीं मिला, नहीं। मेरे एक्सपीरियंस में मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, सो पर्सनली मैं रिलेट नहीं कर पा रहा। जी हो सकता है कि बहुत सारे व्यूवर्स पर्सनली रिलेट करते हो, पर्सनली शायद किसी अल्लाह वाले से मिले हुए हों जिनको इस तरह का इल्हाम होता हो या जिनको इस तरह की चीज आती हो, तो वो उनके लिए शायद रिलेटेबल हो। तो यू आर राइट, हम हमारे लिए शायद देयर आर रिलेटेबल नहीं। पीपल, जैसे मैं आपको अपनी फैमिली का भी बताती हूँ, शाह साहब जो थे हु हैड डीपर नॉलेज ऑफ रिलीजन, ही हैड मोर इनसाइट। तो ये मैं कहूंगी कि बट इल्हाम होने में और डीपर नॉलेज ऑफ रिलीजन होने में फर्क है ना। तो जो शाह साहब थे, एक 70s में प्लेन क्रैश हुआ था टुवर्ड्स करदू पीआई का, अच्छा, जो बर्फ में गिरा था। तो ये शाह साहब ने बताया था दैट किसी का बच्चा फौत हो गया था, तो ही सेड दैट 3 दिन तक जिंदा था वो बच्चा। सो ये इल्हाम तो खुदा ने शायद डाली है। आई थिंक एक आयत भी है कि मक्खी के दिल में भी वही डाल सकता है खुदा, शहद की मक्खी के। तो ऐसा है, सम पीपल हैव दैट इल्हाम। पावर। एग्जैक्टली, वो थोड़ा सा होता है। I've never experienced it. Have you? No. आई एम नॉट। So then I can't relate to it. But I know people who can relate to it and who do relate to it, and they say कि बड़ा यार सही on a है. personal level I only believe because I have not experienced anything like this कि मैं किसी और जी. शख्स के थ्रू एक्सपीरियंस करूं। मुझे लगता है कि इंडिविजुअल लेवल पे आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ इतना स्ट्रांग हो सकता है कि Absolutely. आपको जरूरत ना हो। जी बिल्कुल. वो मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं भी उसी फेस को प्रिस्क्राइब करती हूँ जो कोई सोचता है कि मेरा अल्लाह के साथ डायरेक्ट 1-to-1 है. तो और इस बात में मुझे पता, ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है जी. कि खुद अगर मैंने भी मैं किया कुछ हुआ है. मांगूं और मैंने भी मुझे किया अल्लाह हुआ है. ने दिया है तो मगर ऐसे लोग हैं जो कि वर्लिंग दरवेशेस में बिलीव करते ठीक हैं, है, तो ठीक ये है। मैं कहती हूँ उनके लिए है. अब उसके आगे फिर हमारे लिए क्या अपील रह जाती है खुदा और मोहब्बत में? नहीं ना, नहीं क्योंकि रहती. हमने एग्जैक्टली. अब देखें, मुझे ये लगा नाहिद का पूरा ट्रैक इररेलेवेंट था। इररिलेवेंट था बिल्कुल. इट्स नॉट एडिंग एनीथिंग टू द नो प्लॉट। नो. आई एम मोर इंटरेस्टेड कि फरहाद का जो इंटरेक्शन नहीं हो रहा पिछली 10 किस्तों से माही के साथ, वो अगर जी. होगा, अब कहने को ये भी कह सकते हैं कि वो जब होगा तो फिर तो ड्रामे खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर जिस तरह से ड्रामा जा रहा है एज अ व्यूअर मैं उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा। इट्स नहीं. नॉट मेंट फॉर मी, आई एम नॉट देयर, आई विल कंटिन्यू वाचिंग इट बिकॉज हाँ. अगेन, जैसे मैंने इश्क के वक्त भी बोला था कि जब इतनी बड़ी तादाद में लोग एक ड्रामे को देख रहे हों तो आई नीड टू नो आपको क्यों ये देख एफर्ट रहे तो हैं. करनी चाहिए कि आप देखें और समझने की कोशिश करें। जी. और अब ये बिल्कुल जायज बात है कि आप ये बोल दें कि यार मुझे अपील नहीं कर रहा ऑन अ बिल्कुल. पर्सनल लेवल, बिल्कुल. बट अगर वाइडर ऑडियंस को कर रहा है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ठीक हम है. देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, जी शायद कुछ एक दो चीजें हम सीख जाएं इस प्रोसेस से। बिल्कुल. मुझे नहीं अपील कर रहा, मेरी लॉजिक को थोड़ा चैलेंज करता है. अगेन फरहाद जैसा कैरेक्टर आजकल की दुनिया में, जहाँ लड़के आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स पॉपुलर कल्चर, गाने बजाने, जो वो था कॉलेज में, बूटियां बनाना, लड़कियों के पीछे जाना, चलो जी वेडिंग अरेंजमेंट पे लड़कियां देख लेना अनके लगा के. आई मीन there's so much happening and there's so much pressure to perform, whether वो एजुकेशन है या आपका करियर है या आपकी पर्सनल लाइफ है, कि आप उसमें से एक रूहानियत का एक एंगल निकाल के आप बिल्कुल जोगी हो जाना, वो मुझे मेरी लॉजिक को नहीं अपील करता कि ठीक है, आजकल कोई इतना जोगी कैसे हो सकता है. सेम यू नो सेम। इश्क हो सकता है, और अगेन हम इस पे बहुत बात कर सकते हैं. आई एम अ बिलीवर इन लव एंड इन इश्क, इवन इश्क एट फर्स्ट साइट. मगर देन आई एम अ बिलीवर कि रिलेशनशिप आगे लेके चलती है इश्क को. वन साइडेड इस किस्म का जैसे फरहाद का है, और इतना कि वो माँ बाप को भी भूल गया है, वो अपने पास को भी भूल गया है, हर चीज़ को वो उसने भुला दिया है और बिल्कुल वो ख़त्म हो गया, बिकारी हो गया है मोहब्बत में. वो इश्क का फरहाद के लिए मुझे नहीं समझ एक आ रही है. कंटेम्प्रेरी, क्योंकि अब जमाना बदल तो गया जमाना है ना, बदल गया एक्सेस है डिफरेंट हो गई भाई. है। गालिब तो नहीं अब आजकल पैदा हो रहा ना. हाँ, आजकल तो गालिब नहीं पैदा हो रहा है. ट्रू गालिब तो नहीं पैदा हो सकता आजकल के ज़माने में. वो वक्त था गालिब का, ट्रू जब मिर्ज़ा गालिब लिखते थे इश्क पे. अब तो मिर्ज़ा गालिब नहीं है कोई. ट्रू तो ट्रू। ये है बात. ठीक है, तो नॉट टू अंडरमाइन द प्रोजेक्ट, नो नॉट लेट्स एट सी ऑल. के लोगों को क्या पसंद आ रहा है, एंड आई वुड रियली वांट ऑल ऑफ यू जो खुदा और मोहब्बत देख रहे हैं और जो पसंद कर रहे हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं, वो थोड़ा कमेंट्स में हमें बताएं, हमें अवेयर करें कि उनको क्या चीज़ है जो खुदा और मोहब्बत के बारे में पसंद आती है जिस वजह से वो उसको देखते हैं।
एक चीज थोड़ी रीअश्योरिंग थी कि फरहाद की जो बद्दुआ है और दुआ उसमें कोई ताकत नहीं है। रुमाना कहती ना आपने मुझे दुआ दी, मैं तो मुझे मायूस ये आई हूँ मेरी वापस, मेहनत, हाँ वो तो फिर इसका मतलब बद्दुआ भी बदुआ में भी शायद पर ना हो। he's अभी वीक लेग पे है फरहाद। मूविंग ऑन टू जी फाइनली फांस। हाँ जी। अच्छा, now I have to say, it was a decent effort as far as the script goes and as far as the premise of this project is concerned. It was a decent effort. It had some very good messages. I especially love Nadia's character, the mother's role. आपने एक बहुत अच्छी माँ दिखाई. एंड में जब वो उठती है, साहिर की बहुत लंबे एक क्या कहते हैं उसको, जो एक फ्लो में आप एक क्या कहते, जो आप मुझे मोनोलॉग साहिर के मोनोलॉग के बाद जब नादिया उठती है तो मुझे लगा यार अब ये माँ का दिल और वो दिखाएंगे, बट वेल डन। वो जाती है कटहरे में और वो कहती है कि हाँ, मैं और सिराज आइडियल पेरेंट्स नहीं थे, लेकिन मैं अपने बेसिस पे ये कह सकती हूँ, मैंने अपने बेटे को हमेशा ये कहा कि औरतों की इज्जत करो, बिल्कुल, और हमेशा ये कभी नहीं कहा कि जाके औरतों के साथ कर लो। और मैंने इसको एम्पल बार मौका दिया है कि ये अपने जो जब मुझे इसकी असलियत का पता चला कि ये अपने जुर्म का इतराफ़ कर ले, लेकिन ये अपने पावर के नशे में इतना धुत था कि इसने कहा कि ये कभी नहीं पकड़ाई देगा। सो आई एम सॉरी, व्हाइल आई एम अ मदर, आई स्टैंड बाय माय रिक्वेस्ट कि इसको आप कड़ी से कड़ी सजा दें। फॉर दैट आई वांट टू गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू एवरीबॉडी, बिकॉज ये बहुत एक अच्छी बात थी और पॉजिटिव अच्छा, बात मैं थी। थोड़ा सा फांस का राउंड अप करना चाहूंगी, जो कि शायद आप बोर हो जाएं सुन के, लेकिन मैं फिर भी करना चाहूंगी क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है। जी जी। फांस की कोर जो थी ना, वो बहुत स्ट्रांग थी। फ्रॉम स्टोरी टेलिंग टू वैल्यूज, दोनों चीजों की जो कोर वैल्यू थी वो बहुत स्ट्रांग थी। अब आप ये देखें, डिफाइन करते हैं कोर वैल्यू क्या थी। कोर वैल्यू ये थी, एक तो ये है कि स्टोरी टेलिंग की कोर ये थी कि एक लड़की है जो घर में मुलाजमा है, एक उसका मंगेतर है और जहाँ वो काम कर रही है उसमें शादी हो रही है। उसका मंगेतर उसको बुलाता है शादी की रात, मेहंदी की रात, बाहर घर से, और उस लड़की का हो जाता है रेप। जब वो वापस आती है तो हाथ में जो दूल्हा होता है उसकी जेब होती है उसके हाथ में, मंगेतर ने उसको बाहर बुलाया होता है। एक घर में बाप होता है who has a history of shady past with women, और चौथा बंदा होता है mentally challenged भाई, who is the least of the suspects, जिसको वो कहती है ये इसने मेरा रेप किया। एक्सीलेंट प्रेमिस। आप ये देखें प्रेमिस कितनी जबरदस्त है। मैं डिसेंट कह रहा हूँ, ये तो एक्सीलेंट है, ये तो who done it है नेक्स्ट लेवल की। उसके बाद आप इस प्रेमिस को जी खींचते हैं, कितनी किस्तों तक खींचते हैं? 30 किस्तों से आपने उसकी रबर बैंड का आपने सब कुछ निकाल दिया ड्रामे कहानी का। मगर फिर आप खत्म करते हैं विद द कोर वैल्यू कि हाँ, शी वाज राइट, किसी ने उसको यकीन नहीं किया, इट वाज अगेंस्ट द ऑड्स के साहिल होता रेपिस्ट, मगर वो था, आपने उसका यकीन किया, मेंटली चैलेंज नहीं था, मेंटली चैलेंज नहीं था, इट वाज कोल्ड कैलकुलेटेड एक्ट जो वो कर रहा था, कई सालों से कर रहा था उसकी, लेकिन उसको इनेबल किया उसके बाप ने, इनेबलर था ना, उसके बाप ने उसको इनेबल किया। उसकी सोसाइटी में जो पोजीशन थी, पैसे ने उसको इनेबल किया, पावर ने, कि उसको ये प्रिविलेज ने कि उसको रीअश्योरेंस कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, और जो उसके साथ होता है वो बिल्कुल सही होता है। In a strange way, I could relate it with Justice for Noor. Yes, absolutely. अभी जो हम पूरा ये इंसिडेंट नूर मुकद्दम का tragic incident, in a way, when I was watching the last episode, I said, you know, the man Zakir who's responsible for it, with the murderer, उसका भी ऐसे ही है ना कि उसका मेंटल हेल्थ इश्यूज, जाहिर फादर, कि वो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं नहीं हैं। कुछ लोग जो उसके जो फैमिली वाले हैं या जो उसके जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो काम करता था, थेरेपी वर्क्स, उन्होंने ये क्लेम किया कि उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज थे, नहीं थे। जब इंस्पेक्टर ने उसको अरेस्ट किया तो बोला कि ही वाज कंप्लीटली सेन एंड साउंड, ये प्री मेडिटेटेड था। तो यू सी हाउ जो आपका जो रियलिटी होती है, इट इमिटेट्स आर्ट समटाइम्स, इट डज, यू नो। बहुत ज़्यादा पैरेलल्स थे दोनों, बहुत ज़्यादा पैरेलल थे। और can we stop blaming the women, please? Can we just stop blaming women? Can we stop questioning women's behavior? कि वो क्यों थी, वो बाहर क्यों गई, उसके मंगेतर ने फांस को लेके बाहर क्यों गई, वो काम क्यों कर रही थी, पढ़ रही थी, घर के अंदर रहना चाहिए, चार दीवारी में रहे, दुपट्टा क्यों नहीं लिया हुआ था। मैंने कहा था अमीरों के घर ना जाओ, मैंने कहा था अमीरों के घर मत जाओ, अमीरों के घर में यही होना था।
ओ अब मोहब्बत करके बैठी है, इसका तो मकसद ही ये था एक को फंसाने के लिए. Can we stop blaming women? I mean, I don't even want to go into Noor Muqaddam right now because I think I will break down. It is like next level of criminal behavior which has become a norm. और मैं अपनी दोस्त के साथ ये हम लोग परसों बैठ के बात कर रहे थे कि पाकिस्तान right now is currently facing a national crisis which is the way it is treating its women. ये एक national crisis level पे चली गई ये बात. जिस किस्म के horrendous crimes हो रहे हैं against women from all walks of life, from all stratas of society, of all age groups, everywhere. और अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हम सब इनेबलर्स होंगे उन सब मर्दों के लिए या ऐसे लोगों के लिए जो कि इस तरह के एक्शंस लेते हैं. मुझे इतनी रिलीफ हुई सुन के कि जाहिर जाफर के माँ बाप को भी अरेस्ट किया गया है. बिल्कुल सही किया है. And they knew what was happening. But going back to Phans, I would want the father to have been arrested as well. Now this is another big question. So मैंने core establish कर दी, जबरदस्त core थी, story भी और conclusion भी. Very good values. हर बंदा थोड़ा preachy हो गया था. हर बंदा आके preach कर रहा है, थोड़ा preachy हो गया था. लेकिन अवाम को समझाने के लिए ये हमें करना पड़ेगा. जी बिल्कुल. एक बात जो है ना वो हजम नहीं हो रही, वो ये है कि नादिया जो है उसने पूरी जिंदगी she thought her husband was a rapist. Why did she put up with him? For a woman who can stand up against her own son, अपने खून के साथ खड़ी हो सकती है, अपने मियाँ को उसने क्यों बर्दाश्त किया? ये बात नहीं मुझे हजम आई. बिल्कुल सही बात. और दूसरी बात ये कि साहिल ने एडमिट किया कि अबेट किया है उसके फादर ने. जी बिल्कुल. एड एंड अबेट. नहीं, अब फादर ने एडमिट भी कर लिया. फादर ने तो फादर को सजा क्यों नहीं दी गई फिर? एग्जैक्टली, फादर ने कन्फेस भी कर लिया. वो कह रहा है, साहिल एडमिट कर रहा है कि उसने इससे पहले भी खवातीन को निशाना बनाया और एडमिट कर रहा है कि उसने रेप किया. मैंने देखा ही अपने बाप को ये करते हुए है, तो मैंने कहा ये भी कहा कि मैं तो ये बड़ी अच्छी बात कही कि मेरे सामने माँ बाप थे. एक मेरी माँ थी जिसको मेरा बाप मार भी रहा था, मारता था, फिर वो रोती थी. तो मैंने कहा मैं वो बनूं जो रो रहा है या वो बनूं जो मार रहा है. तो आई चोज टू बी लाइक माय फादर. तो अच्छा, नादिया के केस में मुझे ये लगता है कि सिराज को उन्होंने इवन नादिया के दिमाग में सिराज wasn't a rapist, he was a philanderer. No, she thought that he had raped Zeba. Oh yeah. She thought that he had raped her because she thought, yes. Or no, he was not just. No, yeah, it is. It's no, he wasn't just a philanderer. He just didn't have a roving eye. He wasn't just a sexual harasser. He could have gone to any length. Yeah, but you're right. नादिया को ये भी लगा at one point कि सिराज ने किया. Exactly. हाँ, तो उसने वो आवाज बेटे के लिए उठाई तो वो मियाँ के लिए क्यों नहीं थी उठा रही? Flaws थे of course. जैसे नादिया को फिर भी ज़ेबा को छोड़ के नहीं आना चाहिए था. वो था अकेले घर में. अभी जो बाप सिराज लेने जाता है तो वो कहती है मैं अकेली, मुझे आपने सिखा दिया हिम्मत में रहना, I'll be fine alone घर में. हाँ तो that's fine. अब क्या है? या बट फिर भी जब तक हियरिंग हो नहीं जाती और वो बिहाइंड बार्स हो नहीं जाता उस वक्त तक ठीक है. बट आई फेल्ट कि नहीं जाना चाहिए था. दूसरा ये है कि did they leave it open ended with what's his name, Samad and Zeba, or are they together? No, I think they're together. Because she says ना कि तुम तो वो कहता है कि I'm sorry मैंने तुमसे तुम्हें प्रपोज किया, तुमने उसने कहा मैंने मुझे बुरा नहीं लगा, मैं तो क्या नाम था, हफ्जा के लिए कह रही थी. तो उसने कहा नहीं वो मेरी खत्म हो गया सब कुछ. I think the highlight of Phans of course has to remain Shehzad Sheikh's brilliant performance. जी बिल्कुल. No two doubts about that. Despite the fake beard at the end. The fake beard on an extremely crisp white shalwar kameez in the jail. थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था. I think लेकिन performance बहुत अच्छी थी. Let's not take away from the 30 episodes of brilliant performance that boy has delivered. I think ये No, I'm not taking away. I want to add to the direction. ये direction का flaw था, not the performance. Direction का flaw. शहजाद ने अगेन वो जो मोनोलॉग था पूरा जी. फिर जेल में जो सीन्स थे, मैं ये देख रहा था अपनी ऑल्टर ईगो के साथ बात करना, अपनी वॉइस ऑफ कॉन्शियंस आप कहते हैं. वो जो सीन होता है ना जिसमें शहजाद का चेहरा लाल, आंखें लाल, आंखों में से पानी आ रहा है, वो मैं देखता था कि ये फिजिकली कितना टैक्सिंग होता होगा शहजाद के लिए इस तरह के जोन में जाना. मैं नोट करती हूँ आप काफी सोचते हैं कि एक्टर्स के लिए कितना टैक्सिंग है. आप मुझे लगता है आप प्रैक्टिस करते हैं आजकल. नहीं, मुझे ये चीज अपील करती है. मुझे लगता है कि इससे एक एक्टर की सिंसेरिटी झलकती है. हाँ, नहीं परफॉर्मेंस वाज अनडाउटेडली क्योंकि एक एक्टर अपने आप को फिजिकल चैलेंज से तभी गुजारता है जब उसको वो सिंसेरिटी अपने काम में चाहिए होती है, वरना बड़ा सीधे सीधे थोड़ा सा कुछ भी प्लेन तरीके से बोल दे
अपने आप को उस जोन में लेके जाना जहां पे आपके अंदर का कर्ब आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट हो for no other reason but just to entertain the viewers. I think that needs to be lauded. No, absolutely. और ये बहुत, और ये मुझे बहुत, ये और ये एक दो जगह की बात नहीं है, पिछले 6-7 जो हमने किसने, जब से हमें पता चला है कि साहिल इज एक्चुअली नॉट मेंटली चैलेंज्ड, बहुत सारे ऐसे सीन्स आए हैं जहाँ पे शहजाद ने हर बार उतनी ही मेहनत के साथ, उतनी एफर्ट और सिंसेरिटी के साथ वो अपना जो अंदर का कर्ब है और जो एक साहिल के दिमाग में जो सारी चीजें चल रही हैं उनको एक्सप्रेस किया, तो और फिजिकली अपने आप को स्ट्रेस लेके अपने आप को क्या कहते हैं उसको स्ट्राइव किया. So I really I want to acknowledge and appreciate that. Brilliant performance, undoubtedly. And then of course Zara ने भी बहुत जबरदस्त, बहुत सिंसियरली उन्होंने अपना रोल किया, बहुत मेहनत के साथ किया. I think Ali Tahir was a really good performance. Ali Tahir was excellent. The character was of course. Sami plays the good guy, और ठीक है वो बात justified है, but nobody else does the good guy like he does. ये भी बात है कि जितनी अगेन सिंसेरिटी के साथ समी अपने गुड बॉयज प्ले करते हैं, वो आपको 100% यकीन होता है यार कि ये वाकई में. Arjuman Rahim, you could see that as a mother she was torn apart. I think again Arjuman Rahim's performance and through her character, the messages that have been delivered, exceptional. Yashma Gill was very good. Yashma was very good. I thought Ursula was a bit like ना भी होती तो फर्क ना पड़ता. Although I mean you can't really. हाँ, character इतना कोई relevance नहीं थी बिल्कुल. Point of view. I would say the same about Farah, but ठीक है, मतलब वो भी ना होती बहन तो फर्क नहीं था. ठीक है. Zen was also very good. Very good. तो yeah, overall performances बहुत जबरदस्त थी. मुझे वेरी एंड बहुत अच्छा लगा कि ज़ेबा अपनी एजुकेशन पूरी करती है और दिखाते हैं कि वो शी इज अ लॉयर नाउ, और वो दूसरी. अच्छा, एक मेरे ज़हन में सवाल रह गया है. इवन दो हमने ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि साहिल जो था उसको उस लेवल का मेंटल हेल्थ इशू नहीं था, बट कुछ ना कुछ मेंटल प्रॉब्लम तो उसको थी. वो तो बताते हैं कि थी. वो बताता है कि मुझे हुआ, फिट्स पड़े, और शुरू में उसने कहा ना मुझे पढ़ते थे जब मैं एंजाइटी में जाता था, मुझे एंजाइटी अटैक्स होते थे इनको लड़ता देख के, एंड देन आई स्टार्टेड यूजिंग देम टू माय एडवांटेज. नो, बट इवन इन द जेल सेल व्हेन जब वो उसको उसको मेंटल इशू था, तो कोई ना कोई इशू उसको था. जी. तो या तो फिर ये एम्बिगुअस ना छोड़ते, या वो उसको बिल्कुल क्लियर कट दिखा देते कि वो ही वाज कंप्लीटली पुटिंग अप एन एक्ट फॉर व्हाटएवर रीजन, जो भी अपब्रिंगिंग, जो भी उसके मसले मसाइल थे, ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड या जो भी, बट वो क्लियर कर देते तो ज्यादा बेहतर होता, बजाय इसको एम्बिगुअस छोड़ देने के कि यार के. मेरे ख्याल है जो आपने देखा ना डबल साहिल पीछे खड़ा हुआ, वो उसका शायद वॉइस ऑफ कॉन्शियस थी. नहीं, बट इवन जेल में उससे पहले भी थोड़ा वो कर रहा होता है, करता रहता है. सो वो मुझे जो बात है ना, अगर उसको बिल्कुल ये सील लगा के क्लियर कर देते कि यार कि ऐसा और उसको कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं है, इज जस्ट अ वेरी नास्टी एंड इविल पर्सन, तो वो ज्यादा बेहतर होता. ठीक है, ताकि वो कोई भी सिंपैथी का रूम रह ना जाता, या इस तरह का रूम रह ना जाता यार कि इसको कोई ना कोई तो है ना फिर कुछ चीज. बट खुशी की बात है, पागल उसको होता हुआ नहीं दिखाया एंड में, मजार पे नहीं पहुंचाया, मरते हुए उसको हीरो नहीं बना दिया, ये बहुत अच्छी बात है. उसको ग्लोरीफाई नहीं किया, और 25 साल की सजा दे के साहिल को जेल में रखा गया है. माँ ने ये बोला मैं नहीं आऊंगी मिलने, मुझे आखिरी दफा देख लो. थोड़ा अनरियल लगा मुझे. ठीक था, ठीक तो जिस तरह की माँ आपने दिखाई है, बट वो पूरा फिर चीज ही अनरियल होगी. जो आपने बात बहुत अच्छी पॉइंट आउट की कि सिराज के लिए उसने स्टैंड नहीं लिया और साहिल के लिए ले लिया. मतलब सिराज के साथ क्यों है फिर वो रेडी? She would, then a woman like her, I would think would say कि I can't tolerate you anymore. और especially अब जब वो घर से आ गई थी तो अब वो कहती है कि मैं वापस कहती कि मेरा घर है, अब मुझे वापस नहीं आना, मुझे नहीं जाना, मुझे I want to leave you now, I don't want to put up with you. फिर आपने अगर उस लेवल पे उसको अगर आपने उसको माफ कर दिया है तो फिर आप 25 साल जब जितनी जज ने दी है उसको सजा, उसके बाद आप थोड़ा सा बेटे के साथ भी, I mean I felt it was a bit unnatural. ठीक है, बिल्कुल सही. It doesn't fall in line with the character. No, exactly. ठीक है. ओवरऑल मुबारकबाद के मुस्तहक हैं सारे. जी बिल्कुल. एक अच्छे मैसेज के साथ ये ड्रामा था. वुमेन पोर्ट्रेयल बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी. और एंड में जो बात थी, जो वॉइस ओवर आ रहा होता है कि उसमें अली ताहिर का जो वॉइस ओवर है कि ज़ेबा जैसी औरतें, नादिया जैसी औरतें, हफ्सा जैसी औरतें, तो वो मेजॉरिटी औरतों की थी, और फिर समझ जैसा मर्द. तो 4-5 औरतों का जिक्र है और एक मर्द का जिक्र है कि ये, और इस तरह की हमें स्टोरी मजीद, जैसे हम अभी
बात कर रहे थे औरतों के तजलील करने की और औरतों के साथ ज्यादती होने की, तो इसीलिए रेलेवेंट है और ज़रूरी है कि आप औरतों के ऐसे किरदार नहीं दिखाएं। देखिए, बहुत कोर वैल्यूज बहुत स्ट्रांग थी। बहुत ज़ेबा's मदर उनके साथ खड़ी होती हैं, वो मर जाती हैं, शी हैज अप्स एंड डाउन्स बट बेसिकली शी इज सपोर्टिंग हर। ऑफ कोर्स। ठीक है जी। ऊपर से आप दिखाते हैं कि फरा के यहाँ बेटी पैदा हुई है, वो खुशी दिखाते हैं कि सास भी खुश है, बाप भी खुश है, बच्ची का नाम भी उम्मीद रखते हैं। सो कोर वैल्यूज अच्छी दी हैं। आई जस्ट विश इतना खींचा ना होता। हाँ, 10 किस्तें इसकी मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा थी जी। वही 10 किस्तें जो आपने साहिल का पर्दा उसको पर्दे से हटाने के लिए जो आपने ली, 10 किस्तें कम होती तो मेरे ख्याल में ये ड्रामे का मैसेज और बेहतर तरीके के साथ पुट अक्रॉस हो सकता था। बट वेल डन शहजाद शेख, दारा नूर अब्बास एंड ऑल द एक्टर्स, ऑल द एंटायर कास्ट। वेल डन। जी। ठीक है जी आमना, एनीथिंग एल्स you'd like to add? नो थैंक यू। आप लोगों से इजाजत लेंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आप लोग अपने कमेंट्स फीडबैक प्यार से जो हमें भेजते रहते हैं उसके लिए हम आपका जितना शुक्रिया अदा करें कम है। बर्थडे विशेस के लिए भी एक बार वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। मैं और आमना थोड़े से लेजी हो गए हैं बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स का जवाब दें। लोग कह रहे हैं कि हार्ट्स जी नहीं जी आ रहे, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ऐसी कोई बात नहीं है आज कि मैं दूंगी जवाब सबको। आज मैं भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको, हम दोनों में और आमना जवाब दें और आपको हार्ट्स भी दें। तो शुक्रिया, डिसहार्टन मत होइएगा, डिसअपॉइंट मत होइएगा। हम आपके प्यार को, आपके फीडबैक को बहुत सराखों पे लेते हैं और हमारे लिए आप सब कुछ हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। तो हमें माफ़ कर दीजिएगा हमारी लेजीनेस को। इंशाल्लाह हम आपके सवालों और सारी कमेंट्स को ज़रूर एड्रेस करेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे और आमना को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। जब भी कोई नई वीडियो आने लगती है, कोई इंटरव्यू आने लगता है, कोई और हम फ़नी चीज़ प्लान करते हैं, तो इंस्टाग्राम पे सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है। मैं और आमना आपसे मिलेंगे जल्द इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।